Hello friends, myself Manvin Singh. I am one of the faculty of Pathshala classes. As you know, friend, due to the COVID-19, we are not having physical classes right now, and we are having an online lecture series. So, in this way, we are going to start our online classes from 25th of April 2020 on a regular basis. Before that, we are having some introductory portion to you. Okay. Uh, as a faculty of partial classes, I am dealing with the law of crimes, and in this parts of the classes program, first of all, I just want to share something with you that is very important for all of you. That I go to number of YouTube videos, and I just go to number of other coachings videos, and I found that the teachers generally jump over the concept directly. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम लोग कंसेप्ट पे डायरेक्टली अगर मूव कर जाएंगे हम, तो हमारा बेसिक्स हमें मालूम ही नहीं है, हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे फेस कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न इशू है। इसी की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से आईपीसी जैसा सब्जेक्ट, इंडियन पिनल कोड, बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है स्टूडेंट के लिए। ये चीज़ मैंने नोटिस की, तो काफ़ी सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी सारे मैंने अलग अलग एलिमेंट्स देखे, तो वहाँ मैंने ये चीज़ नोटिस की। तो मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्रिमिनल लॉ का, और मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया क्रिमिनल लॉ के बारे में मैंने आपको बात की यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, क्रिमिनल लॉ बेसिकली इज अ अम्ब्रेला। क्रिमिनल लॉ एक बहुत बड़ा एरिया है। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ इंडियन पिनल कोड नहीं आता है, इसके साथ सीआरपीसी भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, इसके साथ अदर स्पेशल लॉज भी हैं। लेकिन बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ क्लैट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्ट्रेटजी होती है, हर एग्जाम की एक स्ट्रेटजी होती है, हमें उस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। हर हर एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटजी है। अगर आप एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ सारा कुछ करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डे टू डे लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच की एक अलग स्ट्रेटजी है, वनडे मैच की अलग स्ट्रेटजी है, T20 मैच की अलग स्ट्रेटजी है। इन द सेम मैनर, टू prepare for the CLAT exam, prepare for the all that type of competitive exam, the law entrance exam, you should have a strategy. और अभी के वक्त में स्ट्रेटजी का रोल इसलिए भी ज़्यादा हो गया है कि आप देख ही रहे हैं कि अभी अभी फिलहाल के वक्त में इन द मिड ऑफ अप्रैल हमारे पास प्रॉपर क्लासेस नहीं है, और एग्जाम्स भी जल्द से जल्द आने वाला है। तो वो स्ट्रेटजी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और आपको स्ट्रेटजी के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रेटजी को पकड़ लिया, अगर स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, लेक्चर्स को रेगुलरली ज्वाइन कर लिया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी सारा काम हो चुका है आपका, काफ़ी सारा काम आप सीख चुके हो, आपने एक सही लय पकड़ ली, दिशा पकड़ ली है। देखिए, क्रिमिनल लॉ के बारे में जो मैं बता रहा था आपको, क्रिमिनल लॉ में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे वो है सिर्फ इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड ये एक लीगल रीजनिंग का एक पार्ट है, जैसे कि लीगल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, और इंडियन पिनल कोड है। तो मैं इंडियन पिनल कोड के बारे में यहाँ मैं आपसे बात करूँगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि जनरली लोग जंप कर जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर, बेसिक्स को भूल के, बेसिक्स को इग्नोर करके, या तो शायद वो बेसिक्स बताना भूल जा रहे हैं या शायद उन्हें मालूम नहीं है, आई डोंट नो। पर हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम बेसिक्स को बताने में लगता है कि बेसिक्स क्यों बताएं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जो आप लोग हो, वो अभी 12th शायद आप लोग अभी कर रहे हो, या 12th अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, या अभी आप लॉ में आने वाले हो, आपको भी लॉ के बारे में मालूम नहीं है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक्स के बारे में बताऊं। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड 1860 क्या चीज़ है, ये क्यों है, क्या इसका इतिहास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसे मैं बोल सकता हूँ, तो वो क्या चीज़ है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। आप लोगों ने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी अपने आसपास कि चोरी है, डकैती है, मर्डर है, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं इस तरीके के, अलग अलग ऑफेंसेस। ये जो अलग अलग ऑफेंसेस हैं, ये सब इंडियन पिनल कोड गवर्न करता है। ये मैं आपको डे टू डे जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं ये आपके आईपीसी में कवर होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल, मैंने आपको नाम बताए दो तीन एग्जाम्पल्स के। देखिए, अब हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पिनल कोड किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू फॉर्म दिस इंडियन पिनल कोड,
ये सब सवाल का जवाब हमें आना चाहिए, ना कि इंडियन पिनल कोड के केस में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के केस में भी, अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के भी केस में भी, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हमें मालूम होना चाहिए कि इन लॉ को बनाने वाले कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, और ये लॉ बने कैसे और ये कब बने, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ये फैक्चुअल नॉलेज तो है ही है, साथ के साथ आपके आपके लिए कंसेप्ट भी डेवलप करेगा सब्जेक्ट में, और इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा आपको सब्जेक्ट में तो फिर मुश्किल हो जाती है सब्जेक्ट में लंबे वक्त तक रुके रहना। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाया जाता है, सब्जेक्ट इंटरेस्टेड होता नहीं है, उसे इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। इंटरेस्टेड जब बनता है जब हम उसको डेली डे टू डे प्रैक्टिकल्स के साथ जब हम उसको एड ऑन करते हैं तो फिर वो टॉपिक जो है अपने आप पे इंटरेस्टेड बन जाता है, ठीक है। देखिए, जो मैं आपको बताऊं कि ऐसा आपको मालूम है 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, और उसके बाद उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें की। देखिए, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी कमियां थी, बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, एक तो लॉ मेकिंग पर और एक दूसरा एजुकेशन सिस्टम पर। जितना भी अभी के वक्त में आप देख रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल की जितनी भी स्कूलिंग्स है इंडिया के अंदर जो हो रही है, वो सब ब्रिटिशर्स का दिया हुआ मॉडल है जिसे हम लोग आज के वक्त में फॉलो कर रहे हैं। इन द सेम मैनर ब्रिटिशर्स का द्वारा दिया गया लॉ, वो जो लॉ है वो एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि वो ना कि इंडिया बल्कि दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज उन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में रही है, आपको मालूम ही है। और यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रिटिश का सूरज निकलता तो था लेकिन अस्त नहीं होता था, यानी कि इतना बड़ा राजपाट हुआ करता था उनका, और हम लोग भी उसमें आया करते थे। 1947 के बाद चीज़ें चेंज हुई। तो ये जो लॉ है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी पुरानी बात है क्योंकि मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। दोबारा वही बोलूँगा आपसे कि हमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए सब्जेक्ट की बैकग्राउंड को जानना। तो ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है ये 1834 में स्टैब्लिश हुआ, और ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में स्टैब्लिश हुआ, लॉ कमीशन, विधि आयोग जिसे बोलते हैं, विधि आयोग आपने नाम सुना होगा विधि आयोग का, ये 1834 में 1834 में ये स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद ये जो लॉ कमीशन हुआ दैट इज स्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ 1833, 1833 के चार्टर के थ्रू ये लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ। और ये जो इसके जो फर्स्ट लॉ कमीशन थे, जो लॉ कमीशन था, इनके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले के बारे में बड़ी बहुत ही विद्वान और बहुत ही महान विधि के ज्ञाता, उनके बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि जब वो इंडिया आए तो अपने साथ 6000 किताबें लाए और 2 जोड़ी कपड़े लेकर आए। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से आपको कि देखिए पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी से नहीं, काफ़ी वक्त से, पुराने वक्त से ही रहा है इस चीज़ का इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड मैकुले ने जो है इसको ड्राफ्ट भी किया, लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे लॉर्ड मैकुले, और लॉर्ड मैकुले ने ही आईपीसी को ड्राफ्ट किया। द आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकुले एंड इन ईयर 1860, in year 1860, that is called IPC 1860. Now this IPC came into force का मतलब है कि IPC कब एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस का मतलब कब से लागू हुई, लागू का मतलब शुरू हुई, कब से अप्लाई होना हुई, कब से अप्लाई होना शुरू हुआ, ठीक है। जैसे रिसेंटली जीएसटी आया था, एक लॉ था जीएसटी, तो उसका एप्लीकेशन का एक डेट है ना। आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका एप्लीकेशन डेट क्या है, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन भी है आपके क्लैट के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये जो आईपीसी है ये जो है 1 जनवरी 1862 को इम्प्लीमेंट हुई, है ना। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ। कुछ प्रोविज़न 26 नवंबर 1949 को भी हो गए थे। यहाँ इसी तरीके से आईपीसी जो है 1 जनवरी 1862 को ये अपने इन्फोर्सेबिलिटीज़ की होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आईपीसी जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंडियन पिनल कोड। देखिए बेसिकली क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्ट होता है टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। देखिए स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी ये लॉ का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे आईपीसी का जो एक ऑब्जेक्ट है वो है टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, शांति सद्भावना बनी रहे समाज में, ये बात आईपीसी बोलती है।
उसी शांति सद्भावना को बनाने के लिए, उसी शांति सद्भावना को रखने के लिए क्या हुआ है कि हम लोगों ने आईपीसी के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं। सेक्शन मतलब धारा, जिसको बोलते हैं हिंदी में धारा, ठीक है ना। तो वो जो धाराएं अलग अलग अपराधों को बताती हैं, है ना, क्राइम्स को, अलग अलग क्राइम्स को बताती है। जैसे कि मर्डर है, थेफ्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, या फिर डकैती है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, ठीक है, मिसचीफ है, चीटिंग है ना, फॉर्जरी है, रेप है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग 511, मैंने बोला 511 सेक्शन। 511 सेक्शन में सारे सेक्शन पनिशेबल नहीं है। कुछ सेक्शंस में जैसे जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल बताया गया है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन पार्ट्स भी हैं। ये जो पूरा आईपीसी है, द एंटायर आईपीसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस, ठीक है। 23 चैप्टर्स में और 511 अलग अलग धाराओं में इसको विभाजित किया गया है। ये आप जो भी सुन रहे हैं लेक्चर्स में, आप लोग चाहें तो आराम से वीडियो को बाद में देखने के बाद आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेन डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि किसने ड्राफ्ट किया, द आंसर इज लॉर्ड मैकुले। फर्स्ट लॉ कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, द आंसर इज 1833, नॉट सॉरी 1834, अंडर विच चार्टर इट वॉज एस्टेब्लिश, दैट इज 1833। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं अभी तक दे चुका हूँ। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं इंडियन पेनल कोड के सेक्शन को पढ़ाना शुरू नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको ये पुरानी, ये जो बैकग्राउंड की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दिस आईपीसी दैट इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। नाउ my question with all of you, that why this IPC is very relevant part in your examination, in your CLAT examination, in your IELTS examination, in your AMU entrance, in your BHU entrance, in your Allahabad University entrance, whatever the entrance, whatever the university। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, होता क्या है कि एक कोई भी लॉ है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जो सवाल बनाने के तरीके हैं वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी और डिफरेंट मोड्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आपका असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। कभी कभी एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक अलग अपना क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। जब वो क्रिमिनल लॉ जुरिस्प्रूडेंस आपके पास होगा, जब भी आप उस पैसेज की गहराई को समझ पाएंगे। वरना आपको लगेगा कि आपने वो सही किया लेकिन उसका उत्तर गलत निकलता है ना। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न यही होता है, उसका रीज़न एक बहुत मोटा सा रीज़न ये है कि आप लोग बेसिक्स को मिस कर जाते हो। जैसे एक्यूज्ड और कन्विक्टेड, ये दो बड़े ऐसे जनरल से वर्ड हैं, जैसा लगता है कि दोनों एक ही वर्ड है, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। But my dear friend, it's not synonyms in law. This is not a synonym word in law. That is a very big difference between accused and convicted person. In the same manner, the word sentence and another word is punishment. That is a very generic word. Societies think about a sentence and the punishment, both are the same word. No, there is a lot of difference between them. The word warrant, the word summon, that is a very frequent word that is used in the society. वारंट इशू हो गया है, समन आ गया है, लेकिन ये सब जो वर्ड है ना, इन सब के बड़े जेनेरिक एक स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको आपको समझना होगा। मैं अपने लेक्चर्स में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन वर्ड्स को मैं यहाँ बताऊं और उनकी इंपॉर्टेंस को आपको बताऊं, उनकी गहराई को आपको बताऊं। हर वर्ड का अलग अलग मतलब है। अगर लॉ के साथ एक वर्ड है तो उसके साथ दूसरा वर्ड होता है, वो उस जैसे वैलिड वर्ड एक वर्ड है, वैलिड एक वर्ड है, वॉइड आपने सुना होगा ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों शब्द में कितना फर्क है। और एक वर्ड है इलीगल। इलीगल शब्द और वॉइड शब्द में बहुत फर्क है, ये आपको समझना होगा। ये जेनेरिक टर्म्स नहीं है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। ये इंग्लिश नहीं है कि कोई भी डिक्शनरी उठाई, उसका हिंदी मतलब देखा और आपको समझ में आ गया। यही गलती आप करते हैं, यही गलती आप बार बार करते आए हैं। मैं इसी के लिए मैं आपको बेसिक्स पे बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक्स पर फोकस करिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, चाहे आप टॉट्स पढ़िए, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, चाहे आप आईपीसी पढ़िए,
आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर जानिए। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की गहराई को समझ जाएंगे, उसके नर्व को टच कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता रहा, मैं आपको बताता हूँ फीचर्स। इस इंडियन पिनल कोड के कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसके बड़ी तकनीकी विशेषताएं हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, ये जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉ था 1860 में बना, 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, 1862 में ये इम्प्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स हुआ। तो जो 1860 और 1862 का जो वक्त है वो ब्रिटिशर्स का वक्त है, वो ब्रिटिशर्स का दौर है, और ये इसीलिए इसको रेप्लिका ऑफ ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम बोल सकते हैं। आईपीसी इज अ रेप्लिका ऑफ ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम। ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम से इन्फ्लुएंस लॉ है ये, उसी वक्त का बना हुआ लॉ है, 1860 में बना हुआ है, आज की सेंचुरी का लॉ नहीं है ये, है ना। ये 160 साल पुराना लॉ है, 160 ईयर इसको हो चुके हैं बने हुए लॉ को। ठीक है। सेकेंड थिंग, मिक्सचर ऑफ रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब देखिए, मैंने एक लाइन बताई, मिक्सचर ऑफ रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब ये मिक्सचर क्या है? रेट्रीब्यूटिव। देखिए, ये जो रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, ये तीनों शब्द की थ्योरीज हैं, और इन थ्योरीज को ही इंप्लीमेंट किया गया है आईपीसी के अंदर। देखिए, कोई भी लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसमें पनिशमेंट जो है एक उसका आउटकम है, पनिशमेंट देगा वो। अब वो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट सबको एक जैसा पनिशमेंट तो दे नहीं सकता कि मान लीजिए चोरी हुई है तो चोरी के लिए भी पनिशमेंट वही है, और मर्डर हुआ है तो मर्डर के लिए भी वो पनिशमेंट है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो दैट इज डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ग्रेविटी के हिसाब से, उस ग्रेविटी के चलते हुए उसका पनिशमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। अब ये जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बेसिकली दैट सपोर्ट्स द एन आई टू आई, है ना, बिल्कुल दुनिया में मतलब बिल्कुल कोहराम मचा देने वाली बात, एन आई टू आई, कि भाई अगर आपने मेरी आंख फोड़ी तो मैं भी आपकी एक आंख फोड़ूंगा। दैट इज अ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, दिस इज एग्जांपल ऑफ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। अनदर इज द प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, रोकना, है ना। जैसे अभी हम लोग प्रिवेंशन ले रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19, तो रोकथाम करना, रोकथाम करने के लिए हम कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव, दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। थर्ड वन इज द रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, ये अभी का जो रिसेंट अप्रोच है, उस रिसेंट अप्रोच पर बेस्ड रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। देखिए, रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी डेवलप कर डिपेंड करती है। आप कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके साथ तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के साथ बात नहीं कर सकते ना। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या करती है? रिफॉर्म करने की बात, सुधार करने की बात करती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का मतलब कोई 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा है, उसने कोई ऑफेंस किया है, तो हम उसको उस तरीके से पनिश नहीं करते जिस तरीके से हम लोग एडल्ट को पनिश करते हैं। तो हमारा जो पर्पस होता है रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मतलब सुधार करना, सुधार गृह उनको भेजते हैं, रिफॉर्मेटिव होम्स में उनको भेजते हैं, है ना, और वहाँ वो सुधर जाते हैं, जिससे कि आगे की अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज जी सकें, नॉर्मल रह सकें वो। तो ये जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरीज। ये तीनों वर्ड्स हैं। ये तीनों वर्ड्स आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं कि रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या है, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या है। अब ये तीनों शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के थोड़े से पहले, आप देखिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है। अब जो इसको नेक्स्ट जो मैंने बताया फीचर है, वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ द लॉ। देखिए, अमेंडमेंट जो है बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है लॉ का। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय के साथ लॉ में परिवर्तन होता है। 1860 में बना लॉ है, 2020 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2020 इस वक्त चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 160 साल पुरानी लॉ के साथ हम लोग अभी तक शायद नहीं रह सकते, हमें वक्त के साथ लॉ बदलने पड़ते हैं। अभी तक आईपीसी के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, ये हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये जो 2012 में दिल्ली गैंगरेप हुआ, निर्भया, जिसमें अभी रिसेंटली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस दिया, उन लोगों को डेथ पेनल्टी अवार्ड हुई, जितने भी कन्विक्टेड पर्सन थे वहाँ पे। तो उसमें उसके बाद लॉ को लगा कि भाई अभी थोड़ी ज़रूरत है लॉ में चेंजेस लाने की, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए। वो जो चेंजेस हैं, समय के साथ जो चेंजेस होते हैं, जो ज़रूरत है, वही अमेंडमेंट है, वही अमेंडेबिलिटी है। जैसे कि एसिड अटैक,
एसिड अटैक एक नया टॉपिक है, नई चीज़ है। एसिड अटैक में क्या है कि देखिए, पहले एसिड अटैक जो है इनिशियली 1860 में एसिड अटैक की कोई बात नहीं थी, आईपीसी के अंदर आपको एसिड अटैक का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन 2013 में जब ये काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी हुई तो लॉ बनाना पड़ा, लॉ की ज़रूरत हुई। तो जो लॉ जो भी बनता है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जो भी एक्ट करती है उसके बेसिस पर ही लॉ एक रिएक्शन है, उसके बेसिस पर ही लॉ बनता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि साइबर लॉस के ऊपर आज बड़ा फोकस है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हम आजकल जो भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो साइबर लॉस के बारे में आईटी एक्ट जो है 2000 में बना, सन 2000 में आईटी एक्ट बना इंडिया के अंदर, बहुत लेटर पार्ट में है ना, क्योंकि ज़रूरत उसकी जब आई तो जब उस लॉ बना। तो ये जो अमेंडेबिलिटी है ये बेसिकली लॉ को जिंदा रखती है, दैट बिकम अ लॉ इज अ लिविंग लॉ। लिविंग लॉ मीन्स द लॉ विद द डायनेमिक्स। जैसे होता है ना पानी, जैसे पानी होता है ना, पानी मान लीजिए किसी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उसमें फ्लो ना हो तो पानी सड़ जाता है, ऐसे ही लॉ है। लॉ को अगर हम फ्लो नहीं देंगे, लॉ को समाज के साथ नहीं चेंज करेंगे, उसमें अमेंडेबिलिटी नहीं लाएंगे तो लॉ भी खराब हो जाएगा, वो लॉ यूजलेस हो जाएगा। बट हमें यूजलेस लॉ नहीं चाहिए, हमें यूजफुल लॉ चाहिए, इसलिए हमने अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी होता है, वो आईपीसी के अंदर भी होता है, वो किसी भी लॉ के अंदर हो सकता है जिस लॉ में उस अमेंडेबिलिटी की जरूरत होगी, उस अमेंडेबिलिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रिसेंट अमेंडमेंट था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा कि जो एसिड अटैक है इसके प्रोविजंस क्या हैं, कौन कौन से सेक्शन में एसिड अटैक की बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और फीचर की, वो है टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द आईपीसी। टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या है, इसके बारे में जो बात हो रही है वो हमारे आईपीसी के सेक्शंस में। जुडिक्शन का मतलब मैं आपको बताऊं पहले क्या होता है। जुडिक्शन क्या होता है? जुडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, कहां तक ये एप्लीकेबिलिटी होगी, एप्लीकेबिलिटी मतलब लागू होगा, कहां तक इसका एरिया रहेगा। देखिए ये जो टेरिटोरियल जुडिक्शन का मतलब है कि भारत के अंदर तो रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी रहेगा। मान लीजिए कोई भी भारत की शिप है जो भारत से बाहर जा रही है, या कोई फ्लैग है, कोई भी हवाई जहाज है भारत के बाहर जा रहा है और दैट इज बियरिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, या जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कि जो बाहर सिचुएटेड हैं, जो इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है ना, वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में आएंगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में वो कहलाया जाएगा वो चीज़। या कोई फॉरेन नेशन है, फॉरेन नेशनलिस्ट है, फॉरेन नेशन का बंदा है, विदेशी है, वो भारत में आके कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी लागू होगी। ठीक है, ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं आईपीसी के बारे में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूँ क्रिमिनल लॉ के, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए क्रिमिनल लॉ को शुरू करने से पहले, आईपीसी को शुरू करने से पहले। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक बहुत जनरल प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो मैं आपको मैगजीन बता रहा हूँ, ये दैट इज द बेसिक ऑफ द एंटायर आईपीसी, दैट इज अ the maxim over which the entire IPC has been burdened, that is the actus non facit reum nisi mansit rea. Okay, actus non facit reum nisi mansit rea, that means an act does not make anyone guilty unless there is a criminal intent or guilty mind. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक्ट जो है वो क्रिमिनली लायबिलिटी नहीं बनेगी उस एक्ट के लिए जब तक कि उसके पीछे, एक्ट का मतलब कोई भी कार्य आपने जो किया है, जब तक वो अपराध नहीं है, जब तक कि उसके पीछे कोई अपराधी माइंड ना हो, कोई गिल्टी माइंड ना हो, कोई इंटेंट ना हो, क्रिमिनल इंटेंट ना हो। क्रिमिनल इंटेंट होना बहुत आवश्यक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी मैंने आपको सिर्फ मैगजीन के तौर पर बताई हैं, बाकी हम लोग आगे डील करेंगे आईपीसी को तो उसमें हम लोग पाएंगे कि जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम वाला सेक्शन है, जब मैं वहाँ पे आपको ब्रॉडर वे में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इसको और आपको क्लियर करूंगा इस मैगजीन को। उसके बाद है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज है, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ नहीं मालूम है और आप बोलते हैं मुझे लॉ मालूम ही नहीं है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लॉ मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है और आपने वो कार एक ओपन मार्केट से खरीदी है, लेकिन आपके पास कार के कोई पेपर नहीं है, आपके पास कार के पेपर ही नहीं है, और जब चेकिंग के दौरान आपकी कार
आपको कोई रोकता है, पुलिस रोकती है, तो आपसे पूछती है भाई आप इस कार का ऑनर कौन है, इस कार के पेपर कहाँ हैं, तो आप बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कार के पेपर भी होते हैं, मैं तो बस पैसे देके ले आया, मुझे नहीं मालूम ऐसा भी कोई लॉ है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक लॉ का ना मालूम होना आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे एक और मैं आपको देता हूँ प्रिंसिपल, इन ड्यूबियो प्रो रियो। इन ड्यूबो प्रो रियो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई लॉ में, क्रिमिनल लॉ में कोई डाउट है, डाउट का मतलब संदेह, तो वो जो संदेह है, दैट बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गिवन टू द एक्यूज्ड। ये जो डाउट है इसका जो हमेशा बेनिफिट है वो हमेशा एक्यूज के फेवर में रहता है। अगर कोई डाउट एराइज होता है, मान लीजिए कोई कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन या क्राइम सीन इतना इस तरीके का रहता है, इन्वेस्टिगेशन इस तरीके की रहती है कि वहाँ बड़ा डाउटफुल है, क्लियर नहीं है कि वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। In that case, this particular maxim will be came into existence, and that particular maxim will be going to apply, where in dubio pro reo, that means in doubt, that is always in favor of the accused. Okay, now the next maxim, that is nullum criminum sine legi. That means there is a no crime without a law. देखिए, अगर हम किसी को क्रिमिनल लायबिलिटी हमें बतानी है कि भाई आप लायबल हो उस चीज़ के लिए, तो हमें उसके लिए पहले लॉ बनाना होगा। अगर वो लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिमिनल लायबिलिटी का सवाल ही पता नहीं होता। तो पहले लॉ होना चाहिए, उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रश्न उठता है, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक मैक्सिम्स बताए हैं क्रिमिनल लॉ की, बेसिक जूरिस्प्रूडेंस बताया है। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये मैंने आपको बस एक बैकग्राउंड बताया है। तो आप ऐसे ये मत समझिएगा कि 4 मैक्सिम ने सीख ली क्रिमिनल लॉ आ गया, ये तो एक शुरुआत है, ये शुरुआत है बहुत। ये जो बेसिक मैक्सिम मैंने आपको चारों बताई है, मैंने इसलिए जानबूझ के चारों मैक्सिम आपको यहाँ लिख रखी हैं कि ये जो मैक्सिम है इसमें कि नंबर मैक्सिम नंबर 1 और मैक्सिम नंबर 2, ये तो मैं आपको बताता हूँ कम से 50 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई होगी बिल्कुल ऐसे ही कि इसका मतलब क्या है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम। तो ये आप ज़रूर से इसको देख लीजिएगा। अब सवाल आता है कि क्या रिलेवेंस है आईपीसी का हमारे एग्जाम्स में, हम क्यों आईपीसी पढ़ें, why we are going to study IPC, why we are going to attend the online lectures of IPC. Okay, this is obviously this is a question in the mind of all of you. Okay, now the answer of this particular question, that in common law entrance test CLAT, All India Law Entrance Test and Regamus University, इन तीनों ही एग्जाम्स में लीगल रीजनिंग आती है। लीगल रीजनिंग में एक पार्ट, लीगल रीजनिंग में 4 सब्जेक्ट है, उसमें एक पार्ट आपका आईपीसी का भी है। तो लगभग 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जो हम लोगों ने स्टडी की अलग अलग पेपर्स की, कभी क्वेश्चंस कभी पैसेज, उस तरीके से प्रिंसिपल एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कॉमन लॉ एंट्रेंस ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में प्रिंसिपल एसर्शन और पैसेज बेस्ड सवाल आ जाते हैं। लेकिन एएमयू लॉ एंट्रेंस में क्या होता है कि सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी जो ऊपर के 2 एग्जाम मैंने बताया, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट और ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस, यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ये आपको देखना है। देखिए, एग्जाम वही है, तैयारी वही है, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करना है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर की डिमांड है उस तरीके से आपको प्रिपरेशन को मोल्ड करना होगा, ठीक है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड, है ना। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बस थोड़ा सा फोकस रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए। फॉर मोर learning and interesting videos, please subscribe our channel Pathshala Classes, and you can also join our online crash course that will going to start from 25th January 2020. Okay, and you can register on our website, that is www.pathshalaclasses.com. Thank you.